हाँ भाई, क्या होता ब्रो? गुरुजी मैं तो बढ़िया, थारो सुनाओ। हाँ एकदम फर्स्ट क्लास बढ़िया। बस एक चीज की कमी है, आप सभी जानते हो, आप लोगों की। क्या है मेरा अब क्या है, फिलहाल इस लॉकडाउन करके मन नहीं लग रहा। गुरुजी क्या आपको पता है, आपके साथ रहा हूँ और थारा बगैर क्या जी रेस में है को नहीं। तो क्या है, अब कह रहे हैं सरकार की 1 तारीख 1 अगस्त से कोचिंग सेंटर जो है वो खोल देंगे। अब खोल दे तो बढ़िया है, ठीक है। तो मन मिलने का बहुत मन कर रहा है आपसे, तो चलो मिलाना, जल्द मिलेंगे। अपने पढ़ रहे थे भारत का भौतिक प्रदेश, और आज मैं बात करूंगा भारत के भौतिक प्रदेश पार्ट नंबर 2 की। देखो, अपनों ने कल क्या बात की थी? अपनों ने पढ़ा था उत्तर का विशाल मैदान। गुरुजी ओ तो हमारे एकदम फर्स्ट क्लास तरीका हूं, समझ आ गयो हो आगे समझ बढ़िया। आगे आज पढ़ांगा के 2 नंबर भौतिक प्रदेश पढ़ांगा प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत। देखो टाबरों, मैं थाने काल एक बात बताई कि कोई स्थान है, किसी स्थान के अगर चारों ओर जल है उसे कहते हैं द्वीप। के कहे द्वीप। और जैसे ये अपना भारत देश, सोने की चिड़िया। गुरुजी हो तो चिड़ो सके, चिड़ो को नहीं चिड़िया है ना, सोने की चिड़िया का कहा करते थे पहले इसको। आज भी है कि? हाँ कमेंट में बताइए उन्हें जरूर कि आज भी सोने की चिड़िया है क्या अपना भारत? थोड़ा सा बता दिए करो, कमेंट कमेंट करते करो। गुंगा सा होकर देख रखे वीडियो बाबलो थारो ही है तो हालचाल कौन पूछ कमेंट तो कर दियो, ठाक लग जा। हाँ ठीक है, कमेंट आ रहा है, ठीक है बच्चा। अब देखो, प्रायद्वीपीय भारत, यहां है अरब सागर, इधर बे ऑफ बंगाल की खाड़ी, और नीचे है टावरों हिंद महासागर। मैंने कहा था जिसके 4 और जलों से द्वीप कहते हैं, और जिसके 3 और जलों से क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। ये क्षेत्र यहां ऐसे फैला हुआ है। अब प्रायद्वीप देखो कैसे लग रहा है। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि प्रायद्वीप भौतिक प्रदेश की आकृति कैसी है, टाबर बता देगा 6ठी क्लास को। गुरुजी हो तो त्रिभुजाकार है। आकृति कैसी है ना? त्रिभुजाकार। अब अगर आपसे पूछे कि इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, देखो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन क्वेश्चन घुमाया था उसने, कैसे घुमाया था? देखो, इसका जो क्षेत्रफल है वह है लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर, जबकि उत्तर के विशाल मैदान का जो क्षेत्रफल है यह है 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर। सही नहीं? कितना है? 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर। अब बिना क्वेश्चन के पूछो वो देखो, भारत के सभी भौतिक प्रदेशों में से सबसे बड़ा जो भौतिक प्रदेश है उसका नाम क्या है? बताओ क्या करो। ऑप्शन में था उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय भारत, और 2 ऑप्शन और थे। अब जिस बच्चे ने पढ़ा नहीं हुआ था ना, वो आंख बंद करके टिक मार के आयो लो। क्यों? क्योंकि इसके आगे नाम लगता है विशाल। विशाल मतलब होता है बड़ा। टाबर सोचा हुई बड़े है तभी तो इन्हें किए गए उत्तर का विशाल मैदान, जबकि सच्चाई ये नहीं है। तो गुरुजी सच्चाई क्या है? सच्चाई आ है, प्रायद्वीपीय भारत 6 भौतिक प्रदेशों में से सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। कौन सा? प्रायद्वीपीय भारत, जिसकी आकृति त्रिभुजाकार, क्षेत्रफल 16 लाख वर्ग किलोमीटर। आगे के समझ बात? हाँ गुरुजी माने तो समझ आ गया। चलो देखो, ये जो है ये किसका बना हुआ है सर? ये किसका अवशेष है प्रायद्वीपीय भारत? तो ओ मुना अवशेष है गोंडवाना लैंड को। गुरुजी गोंडवाना लैंड के देखो था ट्रिक, बहुत बढ़िया ट्रिक बताऊंगा कि जब आप गोंडवाना लैंड, पेंजिया, पेंथालासा ये बताऊंगा ना सारा, तब इसकी ट्रिक बताऊंगा शानदार, थोड़ा क्लियर हो जाओ मैंने। तो यह भी एक बार याद कर लेना, ये किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का। इतिहास समझ में आ गई? हाँ टाबर आ गई इसमें। अब देखो, अब इसमें कुछ चीजें, उन चीजों को पढ़ना होगा। अगर वो पढ़ ली तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा।
कोई भी परीक्षा में बैठ जाना आंख बंद करके बैठ जियो, क्वेश्चन गलत को नहीं हुआ। अगर जे ढंगू ना पढ़ियो तो पेन में लाठी पेपर ले लियो, मुंह में पेन और लाई रखियो, देखड़ो में घड़ा नहीं है को नहीं, ना पढ़ के जाओ तो ही हाल होगो। आगे पढ़ागे थारे तो समझ आ गयो, हाँ गुरुजी माने तो समझ आ गयो। देखो हाँ हाथी मुटाओ दिया, देखो तारा पीछे की कसका, आपके पीछे मैं कुछ भी कर सकता हूँ, है नहीं। गर्मी में वीडियो बना रहा हूँ, पंखा पंखा सारा ही बंद कर रहे तारा पीछे, क्योंकि पंखा चलाऊंगा तो आवाज आएगी, है या नहीं। प्रायद्वीपीय भारत में अगर आगे बात करा तो प्रायद्वीपीय भारत के अंदर बच्चों कुछ चीजें पढ़नी पड़ेगी, जैसे नंबर 1 अरावली, नंबर 2 मालवा का पठार, नंबर 3 विंध्याचल पर्वतमाला, नंबर 4 दक्कन का पठार, नंबर 5 सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ाड़ा पर्वत, नंबर 6 छोटा नागपुर का पठार, और नंबर 7 पे एक और याद कर लियो, मेघालय का पठार। एक दो और मैं बता दूंगा, देखो पहले ये सुन लो। नंबर 1 अरावली, 2 मालवा, 3 विंध्याचल पर्वत, दक्कन का पठार, सतपुड़ा पर्वत, छोटा नागपुर का पठार और मेघालय का पठार। समझा देंगे ओ कुछ समझो। देखो सबसे पहले पढ़ेंगे अरावली को। देखो मैप में छोटा बना लेता हूँ, थोड़ा समझ में जल्दी आ जाएगा। अरावली थे पढ़ी किताब लो। देखो मैं पूरी विशेष जानकारी नहीं दूंगा, क्योंकि राजस्थान के संदर्भ में अगर अरावली को पढ़े तो लगभग 6 पेज की अरावली है, तो इतनी लंबी कौन खींचा, क्यों भारत के संदर्भ में ही पढ़ाऊंगा अरावली को। समझ रहे हो बात को? हाँ गुरुजी समझ गया। देखो अरावली की अगर बात करें तो ये अपना भारत है, और देखो यहां एक द्वीप है और इस द्वीप का नाम है मिनिकॉय। कौन सा द्वीप है? मिनिकॉय। उल्लेख मिलता है कि अरावली जो है वो यहीं से, इसकी जो जड़ें हैं वो यहीं से शुरू हो जाती हैं। यहां पानी है इस करके यहां इसकी जड़ें दिखाई नहीं देती, तो जड़ा चाली ए चाली दे। और यहां आपको पता है क्या भाई? अरब सागर। अब ध्यान से सुना, क्वेश्चन कितने बनेंगे अरावली के। देखो पैदा कहां से हुई है, चली कहां से? सर चली तो मिनिकॉय है, इसलिए अरावली की जो माता है वो कहा जाता है दोस्तों मिनिकॉय को। मिनिकॉय द्वीप को क्या कहते हैं? अरावली की माता, जहां से पैदा हुई है। फिर अब देखो सबसे पहले बच्चा पैदा होता है, किसको देखते हैं? माता को। और माँ का बाद जो दूसरा व्यक्ति देखा है उसका नाम होता है पिता। तो दूसरी बार अरावली देखा किने? अरब सागर ने। तो अरब सागर अरावली का पिता। अभी ये एग्जाम में आया था किसी में कि अरावली का पिता किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? अरब सागर को। हाँ गुरुजी माने तो समझ आ गया। देखो फिर 8 40 गुजरात में एक स्थान है भाई पालनपुर। गुजरात के अंदर स्थान है एक पालनपुर। पालनपुर से यह पर्वत श्रृंखला मुख्य भूमि से स्टार्ट हो जाती है और 8 चलती अंत में दिल्ली के अंदर पहाड़ियां हैं, रायसीन की पहाड़ियां, जिस पर राष्ट्रपति भवन है। इस रायसीन पहाड़ी पर यह समाप्त हो जाती है। पालनपुर से लेकर दिल्ली रायसीन की पहाड़ियां। अगर आपसे वो क्वेश्चन पूछ लेना कि अरावली का विस्तार कितने राज्यों में है, तो अरावली का जो विस्तार है वो दोस्तों 3 राज्यों के अंदर है। किसा किसा? एक तो गुजरात, नंबर 2 राजस्थान और नंबर 3 बताओ किसको? अगर आपको ये जो मैं लिखूंगा अगर आता है ना तो कमेंट बताना हाँ सर हमें आता था। सभी ऐसे लिखना हाँ सर हमें आता था, ठीक है कि? देखो
गुजरात, राजस्थान, और तीसरा याद यह रख लेना कि हरियाणा में भी इसका विस्तार है। तो थे क्या होगा गुरु जी, तो दिल्ली में खत्म होगा रायसीन की पहाड़ियां। अब वो क्वेश्चन देखो कैसे देगा। दिल्ली एक राज्य नहीं है, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। अगर पूछ ले अरावली कितना केंद्र शासित प्रदेशों होके गुजरे, तो एक, जिसका नाम है दिल्ली। बाकी कितना राज्यों? 3, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। यहां से लेकर यहां तक इसकी कुल लंबाई है 692 किलोमीटर। कितनी है टावरो? 692 किलोमीटर। जबकि याद यह रख लेना, अपने राजस्थान लेवल का भी एग्जाम देंगे, राजस्थान में सिरोही से लेकर झुंझुनू, खेतड़ी झुंझुनू में, यानी यहां से सिरोही से झुंझुनू तक इसकी जो कुल लंबाई है वह है 550 किलोमीटर। अब थाना परसेंटेज में भी पूछते हैं कि राजस्थान में भारत का कितना प्रतिशत है, तो इनका भाग दोगे तो लमसम आएगा 80%। लगभग क्या आएगा? 80%। 79 समथिंग आएगा, लेकिन 80 लिख देते हैं। तो 80% राजस्थान के अंदर विस्तार है। औसत ऊंचाई की बात करें, अगर था पूछ लिया अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है, तो 930 मीटर। कितनी है? 930 मीटर। अब देखो अरावली जो पर्वतमाला है, ये तो समझ में आ गया था। पालनपुर, रायसिंह की पहाड़ियां समाप्त हो जाए। थोड़ी सी जानकारी दे दूं, थाना पूरी तो कौन दे पाऊंगा, मैंने है अरावली को पढ़ाने के लिए कम से कम 2 घंटे चाहिए वीडियो में, और क्लास में उठा है कि 2 दिन को टॉपिक ले लें अरावली आराम से। देखो ये है अरावली पर्वतमाला। अब अरावली पढ़ने की दृष्टि से सुविधा हो जाए इसलिए इसके 3 भाग बना दिए हैं, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि अरावली की सबसे ऊंची जो चोटी है उस चोटी का नाम क्या है, तो टावरो बी चोटी को नाम है गुरु शिखर, जिसे टोड कहता है संतों का शिखर। इसकी जो कुल ऊंचाई है वह है 1727 मीटर। गुरुजी ओ के लिख दियो, साची लिखिए। देखो एक तो है 1727 मीटर और कहीं आपको लिखा मिलेगा 1722 मीटर। ओके खाबड़ है गुरुजी, थोड़ी सी स्टोरी है बता दूं। देखो 1722 मीटर गुरु शिखर पर्वत की ऊंचाई है। इसके ऊपर 5 मीटर का मंदिर बना हुआ है, और ये जो मंदिर है ये किसका है? किसका मंदिर है? दत्तात्रेय का। दत्तात्रेय कौन था सर दत्तात्रेय? देखो वीडियो में मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा दत्तात्रेय की कहानी। अब क्या है, ये ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, आप नहीं समझते कि कुछ होते हैं कि इसको गलत मतलब निकाल लेते हैं पढ़ाते समय। ऑफलाइन में थाना बहुत बढ़िया बता दूंगा, लेकिन एक बार छोटा सा शॉर्ट में देख लियो। दत्तात्रेय, वर्मा, विष्णु, महेश नाम सुना होगा। इन तीनों की पत्नियां इन तीनों से बहुत प्रेम करती है। आप देखे होगा फोटो में, विष्णु की घराड़ी विष्णु के पैर दबाती रहती है या नहीं? आपने देखा होगा, बहुत प्रेम करती है। तब क्या हुआ, एक बार नारद जी आए इनके पास, तीनों सेवाएं कर रही थी अपने पति की, और नारद जी आके गए। अब नारद जी को काम था ठाइए के, नारद जी आके ठाए गए थे थारा पति देवों की प्यार को करो। प्यार तो अनसुईया करती है, किससे? अपने पति से। तब इसने कहा ए जिसकी पार्वती वगैरह, सॉरी लक्ष्मी जी वगैरह है, वो जाकर मिली और कहती भाई इसो के बाद अब वो अनसुईया तो प्रेम करे है नहीं, अनसुईया से इतना प्रेम करता है, हम भी बहुत करते हैं, तो आप क्या है तीनों उनके परीक्षा लेकर आओ कि वो कितना प्रेम करती है अपने पति के साथ। तब कहते हैं वर्मा, विष्णु, महेश तीनों जाते हैं साधु के रूप में, और जाते हैं तब कहते हैं कि हमें भोजन करवाओ। और पहले जमाने में क्या होता था, कोई भी साधु अगर घर पे भोजन करने आ जाए तब क्या है उसे मना नहीं किया जाता था। अब की कहानी हुई तो वे साधु के गए कि अगर हम भोजन तभी करेंगे जब हमें आप नग्न अवस्था में भोजन करवाएंगे, समझो नग्न अवस्था तभी करेंगे। अब ये बात कहती तब अनसुईया ने आंख बंद की और हाथ जोड़ा, हे प्रभु, अपने पति को याद किया। जब उसने अपने पति को याद किया, जो 3 साधु बन के आए थे वर्मा, विष्णु, महेश, उन्होंने तीनों ने 6 माह के बच्चे का रूप ले लिया। अब उनको उठाकर नग्न अवस्था में होकर स्तनपान करवाया।
किसने? अनसुईया ने। फिर कहते हैं अब की पीछे पत्नी भी परेशान, कहीं तो टाइम हुआ है नहीं। तब वो गई, जाके देखा तो भाई वो खेल रहे थे, रो रहे थे। तब उसने हाथ जोड़कर माफी मांगी, अनसुईया जी हमें क्षमा कर दो। ये क्षमा मांगी, तब उसने कहा, तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश थे वो बड़े, फिर से रूम में कर दिए उसने। तब उन्होंने कहा कि क्या वरदान मांगना है मांगो। तब उसने कहा था, मुझे एक ऐसे पुत्र चाहिए जिसमें आप तीनों के गुण हो। तो कहते हैं तीन मुख वाला यानी दत्तात्रेय इनके घर पर क्या है, जन्म लेता है। देखा आपने दत्तात्रेय की? अगर ना देख लो गूगल पर सर्च मार लियो दत्तात्रेय, फोटो आ जाएगी, देख लेना, समझ में आई। लेकिन पूरी कहानी नहीं बता पाया, अभी भी कह रहा हूँ, मतलब इसका सार आपको पता लग गया कैसे हुआ। पूरी क्लास में बताऊंगा, फिर याद हुआ। 5 मीटर मंदिर है किसका? दत्तात्रेय का। इतो समझ आ गयो कि हाँ गुरुजी माने, इतो समझ आ गयो। तो थोड़ी सी मैं थाने थोड़ा सा बात बता दियो कि देखो, थोड़ा सा कहीं उपनाम है रावली का भी लिख दूं मैं थाने, बाकी नोट्स में है टेलीग्राम पर दे दूंगा, जी के भाई अजय सर नाम है ना। अब देखो, एक तो आपको नाम मिलेगा परिपत्र, प्री कैम्ब्रियन युग में बनी हुई है अरावली, लगभग 65 करोड़ वर्ष पहले अरावली की उत्पत्ति मानी है। यानी विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला की बात करें ना दोस्तों, तो वो अपनी अरावली है। जबकि विश्व की सबसे नवीन अगर पर्वतमाला की बात करें तो वो है अपना हिमालय। समझ में आई के बाद? विश्व की प्राचीन अरावली और नवीनतम हिमालय। हिमालय अलग से लेंगे, हिमालय पढ़ाएंगे आपको। देखो, परिपत्र, मेरु, परिपत्र, मेरु माता लिख दी वगैरह लिख दी। चलो देखो, विष्णु पुराण में अरावली को कहा गया है परिपत्र। विष्णु पुराण में अरावली को क्या कहा गया है बच्चों? परिपत्र। और मेरु, मेरु क्या है? देखो, मेरु आपको 3 शब्द मिलेंगे, एक तो मेरु, एक मरु और एक माल। हाँ माल मिला हुआ था ना, जरूर मिल सी। अरे माल की सोच, माल बहुत है, गुणे माल है, कच्चा माल। ये जो मैं माल बताऊंगा वो देखना कहाँ है, देखो। और अपना राजस्थान, राजस्थान के अंदर यहाँ हाड़ौती क्षेत्र पड़ता है, यही ये क्षेत्र है माल क्षेत्र, है या नहीं है? हाँ गुरुजी है। तो एक तो हो गया माल क्षेत्र। मरु, मरु का मतलब समझ गए, मरुस्थल का विस्तार यहाँ है। अब बात करा मेरु। मेरु अरावली को किस भाषा में कहा जाता है वो देखो। अब इसको विष्णु पुराण में तो परिपत्र कह दिया, मेरु कहा जाता है भूगोलिक भाषा में, यानी भूगोल वाली भाषा में इनकी गई है मेरु। अड़ावट्टा, अड़ावट्टा, अड़ावट्टा कहा जाता है राजस्थानी भाषा में। तो ये देखो, मैं पूरी अरावली नहीं करा रहा, थोड़ी सी कराऊं, कर लो। अरावली का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है सर? यूए। तुम यूए याद कर लेना, सिर्फ यूए। सर्वाधिक विस्तार ऊ से याद कर लेना उदयपुर। न्यूनतम विस्तार ए से याद कर लेना अजमेर। समझ पाएंगे? अरावली का सर्वाधिक विस्तार राजस्थान के किस जिले में? उदयपुर में। न्यूनतम अजमेर में। समझ में आई इतनी? हाँ गुरुजी माने, समझ में आ गई, ठीक है। इसकी समानता की है, यूएसए का अपलेशियन पर्वत है उससे समानता भी की गई है अरावली की। तो आ ही अरावली के कौन समझ आयो? मिनिकाय माता, अरब सागर पिता, पालनपुर, रायसेन की पहाड़ियां। 3 राज्यों में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। 692 कुल, 550 राजस्थान में, 80% राजस्थान, ऊंचाई 930। सारा ऊंची चोटी है। गुरु शिखर 1722। दत्तात्रेय का मंदिर है 5 मीटर का। और हाँ एक क्वेश्चन पूछ लियो, ऊंचाई तो सारा पूछ लिया, अगर फुट में पूछ लिया तो याद रखियो। गुरु शिखर का फुट में अगर पूछ ले तो 5650 फीट ऊंचा है। अब थे सोच कौन सो थारी सोच जिन्हें खत्म होने बिना एग्जामिनर की सोच शुरू है। बीएसटी से एग्जाम देखे ना, सबसे छोटा एग्जाम होता है, उसमें क्वेश्चन दिया हुआ था 5650 फीट। समझ में आई कि थिएटर को 1722 कौन दे 5650 फीट। समझ में आई? आगे देखो,
परिपत्र, मेरू वगैरह सारा नाम पढ़ लिया। अब आगे अपने बात करें मालवा। देखो मालवा की कर दूं साफ, समझ में आ गया थाने, कोई दिक्कत वाली बात कोई आंख कराना साफ बोल लिया मार कर। कौन जाए कौन टाइम खराब करे, डेस्टर उठाने जाऊंगा टाइम खराब करूंगा, इतना मैं तुम समझा दूंगा। मालवा देखो क्या है मालवा। मालवा अगर नाम आए ना मालवा तो देखो मालवा जो है ये रहा भारत। एक थोड़ा सा जल्दी बनाओ, गौर ना करिए चीज में कि बुद्धि के बना दियो। यहां है मालवा का पठार। अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछे, बस क्वेश्चन ये क्या होगा, मालवा का जो पठार है वो ग्रेनाइट चट्टानों से बना है, ग्रेनाइट चट्टानों से। जबकि राजस्थान में ग्रेनाइट सिटी किसे कहते हैं, गुरुजी बात तो जालोर में के मिठा थनाव है। ये किससे बना है, ग्रेनाइट चट्टानों से। मालवा का पठार का विस्तार है कितने राज्यों में, अगर क्वेश्चन पूछ लियो तो मेन याद रखना। नंबर 1 मालवा मध्य प्रदेश में से, मालवा में से मध्य प्रदेश। नंबर 2 गुजरात। याद ये रखना है कि अपने राजस्थान में भी मालवा का पठार है। देखो जो अपना हाड़ौती जो क्षेत्र है उसका झालावाड़ ले लो और इधर प्रतापगढ़ ले लो, इन दोनों में मालवा का जो पठार है उसका अवशेष है। तो अगर आपसे सीधा क्वेश्चन पूछे ना भारत में, अब जी हाँ राजस्थान पुलिस की तैयारी करो थे, बी पार्ट में सीधा क्वेश्चन पूछ लिया कि मालवा के पठार का सर्वाधिक विस्तार भारत के किस राज्य में, तो थाना एक ही राज्य याद होना चाहिए, मैं से मालवा, मैं से मध्य प्रदेश। अगर वो पूछ ले कि निम्न में से विस्तार नहीं है तब तो 4 ऑप्शन दे, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, एक और दे दे, तब वो करके आना, एक और दे दिया। तो समझ में आई के बात, हाँ बुद्धि से समझ में आई। अब पढ़ा विंध्याचल पर्वतमाला। तो विंध्याचल जो पर्वतमाला है वो देखो कि विंध्याचल पर्वतमाला इसके दक्षिण में यहां फैली हुई है। ये इसमें पूछे कौन कौन से राज्यों में फैली है, तो इसमें नंबर 1 पे आएगा गुजरात, नंबर 2 पे आएगा मध्य प्रदेश, यह आगे तक चली गई है बिहार, यहां तक का विस्तार है। अब आपसे क्वेश्चन एक पूछता है क्या, नर्मदा नदी के उत्तर में जो पर्वतमाला फैली है उसका नाम क्या है, नर्मदा नदी के उत्तर में, तो उस पर्वतमाला का नाम क्या है टावरों, विंध्याचल पर्वतमाला। समझ में आएगी, नर्मदा नदी के उत्तर में 3 राज्य याद कर लियो, गुजरात, मध्य प्रदेश और बिहार। ठीक है क्या, समझ में आ गई। अब देखो, अब एक बात करें दक्कन का पठार, बिल्कुल आसान है। देखो दक्कन का जो पठार है छोटा सी बता दी, देखो ज्यादा बड़ी चौड़ी बात को नहीं, महाराष्ट्र के अंदर फैला हुआ है। इसमें 2 पहाड़ियां याद कर लेना, एक पहाड़ी का नाम है हरीशचंद्र की पहाड़ी, हरीशचंद्र की पहाड़ी, और जो दूसरी पहाड़ी है वो याद कर लेना अजंता पहाड़ी। बिल्कुल आसान है, सीधा पूछेगा हरीशचंद्र और अजंता पहाड़ी का संबंध किस पठार से है, तो किस पठार से, दक्कन के पठार से। मोस्ट इंपोर्टेंट इज सतपुड़ा पर्वत, बीच बीच में थोड़ी इंग्लिश ही बोला, देखो के सतपुड़ा पर्वत, यही ऐसे बना रहा हूं सीधा, ये रहा सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा जो पर्वत है वो यहीं से स्टार्ट होता है, कहां से सर, यहां गुजरात के अंदर स्थान है रतनपुर, रतनपुर से शुरू होता है और उधर चला जाता है, यहां पहाड़ी है अमरकंटक, अमरकंटक कितनी ऊंची है गुरुजी, लगभग 1064 मीटर ऊंची, 1064। अब नेट पर सर्च मारो 65 मिलेगी, तो एक आधे से कोई फर्क नहीं पड़ता। 1064 अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से 2 नदियां निकलती है, एक नदी नीचे चली जाती है जिसका नाम है नर्मदा, जो धुआंधार जल प्रपात बनाती है जबलपुर के अंदर, और आगे गुजरात में इस नदी के ऊपर सरदार सरोवर बांध बना हुआ है, और यहाँ से एक राजस्थान के लिए नहर निकाली गई थी, नर्मदा नहर परियोजना, जो राजस्थान की प्रथम बूंद-बूंद सिंचाई फुव्वारा द्वारा चलाई गई प्रथम नहर परियोजना थी। सीलू गांव से प्रवेश करती है, सर्वाधिक लाभान्वित जिला झालावाड़। क्या बोल गया गुरुजी, राजस्थान में टेंशन ना लियो, बढ़िया थी, हम बता दिया ना परियोजना पढ़ाऊंगा जल्द। अब तो भी एक बार कहानी सी बोली, इंप्रेशन फेंको थोड़ा देख। अमरकंटक 1064 मीटर ऊंची है, इधर खत्म होती है। अब देखो
इसके बीच में एक पहाड़ी है टावरों बड़ी सी, जिसका नाम है महादेव की पहाड़ी। महान है जो देव। इस महादेव की पहाड़ी के ऊपर एक वो छोटी सी पहाड़ी है जी, पहाड़ी को नाम है धूपगढ़ी। पहाड़ी को नाम क्या है? धूपगढ़ी। इसकी ऊंचाई है लगभग 1350 मीटर। बस क्वेश्चन ही यहीं से आएगा, क्या हो कि सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ी। कौन सी है? धूपगढ़ी, लगभग 1350 मीटर ऊंची। अब धूपगढ़ी के जस्ट इधर आएंगे तो यहाँ एक स्थान है टावरों। इस स्थान को नाम है पंचमंडी। गेड़ाओगे ना? गेड़ा तो एक बार जरूर जाके ना किसी को ले जाना साथ में, है नहीं? पंचमंडी भारत का हनीमून पॉइंट है। अब कई शिमला को ही मानते हैं, देखो शिमला भी है अपने स्थान पर। पंचमंडी भी भारत का एक हनीमून पॉइंट भी है। और राजस्थान का हनीमून पॉइंट बताओ भाई, राजस्थान का कमेंट में बताइए या मैं बताऊं? माउंट आबू सिरोही राजस्थान का एकमात्र हनीमून पॉइंट। कभी मौका मिले तो एक बार किसी को साथ लेकर घूमना है, समझोगे? हाँ, तो पंचमंडी की ना महादेव पहाड़ी पे भारत का हनीमून पॉइंट है। और यहाँ एक और पहाड़ी है बच्चों, याद कर लेना इस पहाड़ी को, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पहाड़ी है। इस पहाड़ी का नाम है राजपीपला। राजपीपला। बस अगर आपने इतना पढ़ लिया, क्वेश्चन गलत नहीं होगा सतपुड़ा पर्वत से। गुरजी सो की है, देखो की है। अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश में, रतनपुर गुजरात से शुरू होती है। अब ध्यान से सुना, ये दिशा कौन सी है गुरुजी? आ दिशा तो पश्चिम है, पूरब है। पश्चिम से पूरब सतपुड़ा पर्वत की पहाड़ियों का क्रम लिखो। तो पश्चिम में यहां से लग जाओ, बोलो कौन कौन सी? पश्चिमी भाग में राजपीपला, महादेव के लिए धूपगढ़ी के जो, अमरकंटक। तो ये क्रम पूछ लेता, आपको याद होना चाहिए ही चाहिए। समुद्रमाई के सतपुड़ा पर्वत। अब पढ़ाऊंगा छोटा नागपुर रो पठार, बिल्कुल आसान है, छोटा नागपुर का भी पठार। पढ़ाजू के टावरों, पढ़ाजू गुरुजी। देखो छोटा सा बना रहा हूं, ये रहा अपना भारत है। फिर मैं आपको ना जूम करके समझा दूंगा पूरा भारत। यहां है ये छोटा नागपुर का पठार। बड़ो बना दू, ओ गुरुजी बड़ो बना दू, ए ओ लियो। छोटा नागपुर का पठार दो राज्यों में फैला हुआ है, एक तो झारखंड और दूसरा पश्चिमी बंगाल। एक झारखंड है, दूसरा पश्चिमी बंगाल। अगर थारों क्वेश्चन पूछ ले खनिज की दृष्टि से भारत का सबसे बढ़िया क्षेत्र कौन सा, संपन्न क्षेत्र कौन सा है, तो वो आपके सामने नाम आएगा झारखंड। दूसरे नंबर पे आता है अपना नाम राजस्थान का, खनिज के लिए बहुत अच्छा है। इसे भारत का रूर कहा जाता है। भारत को क्या कहता है टावरों? रूर। रूर जर्मनी का एक स्थान है। भारत का रूर किसे कहा जाता है? सतपुड़ा पर्वत को। और देखो झारखंड से एक नदी निकली, इस नदी का नाम है दामोदर नदी। दामोदर नदी निकलेगी चालगी और इस पर्वत के बीच से होते हुए फाड़गी पर्वत को दो भागों में, और यहां से दो नदियां आती है। इस नदी का नाम है हुगली और उसका नाम है पद्मा के देवा मेघना। यानी ये गंगा नदी है। गंगा नदी यहाँ से दो भागों बढ़ती है, नाम चेंज होते हैं, इधर हुगली हो जाता है, उधर पद्मा। हुगली नदी में आकर मिलगी कौन सी? दामोदर। इस दामोदर नदी को झारखंड बंगाल का क्या कहा जाता है? पश्चिमी बंगाल का शोक। पश्चिमी बंगाल झारखंड का शोक किसे कहते हैं? दामोदर नदी को। उड़ीसा का शोक महानदी है और राजस्थान का शोक घग्गर नदी है, ठीक है ये। और बिहार का शोक कोसी नदी है, ठीक है, ये थोड़ा याद कर लेना। और अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि छोटा नागपुर के पठार को दो भागों में बांटने वाली नदी कौन सी है? कौन सी है? दामोदर नदी। अब दो भागों में बांट गया, दोनों के नाम चेंज। ऊपर वाले का नाम हो गया हजारीबाग का पठार, हजारीबाग का पठार, और नीचे वाले का नाम हो गया रांची का पठार।
अब आज से क्वेश्चन पूछ ले कि छोटे नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उस चोटी का नाम है पार्श्वनाथ। क्या नाम है बच्चों? पार्श्वनाथ। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पार्श्वनाथ। ऊंचाई है लगभग 1366 मीटर। क्या क्वेश्चन मुझे बताओ, ये तो आसान है। दामोदर झारखंड में निकली गई, पहाड़ ने 2 बार काट दियो, ऊपर हजारी नीचे रांची और जाकर हुगली में पानी डाल दिया। छोटे नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी पार्श्वनाथ है। इस छोटे नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है क्योंकि ये खनिज योग्य क्षेत्र है। अंतिम बच गया मेघालय का पठार, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो ये है मेघालय को पठार। मेघालय का पठार क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा था। मेघालय के पठार में क्वेश्चन के पूछो टावरो, क्वेश्चन वो पूछो कि मेघालय का पठार किसका भाग है। उसमें ऑप्शन था हिमालय, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय है। सारा ठोके है हिमालय क्योंकि ये यहाँ फैला हुआ है हिमालय, और मेघालय नाम आते ही मेघालय यहाँ है तो बच्चे सारे हिमालय करके आए। क्योंकि सर ने तो पढ़ाया कि प्रायद्वीपीय तो यहाँ है, तो बच्चों का दिमाग ही नहीं गया। जबकि सच्चाई ये है कि मेघालय का जो पठार है वो किसका भाग है? प्रायद्वीपीय भारत का। देखो किया ये इसी का भाग है। यहाँ पर कहते हैं गंगा वगैरह नदियां बहती हैं, तब कहते हैं ये इससे अलग हो गया है, इसी का परिवार। अब ये क्वेश्चन क्या आते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें। ये क्वेश्चन क्या क्या आते हैं यहाँ से मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। इसके अंदर जो ये गेप है, इस गेप को कहते हैं दोस्तों राजमहल गोरा गेप। राजमहल गोरा गेप। अगर पूछ ले प्रायद्वीपीय और मेघालय के बीच जो गेप है उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? राजमहल गोरा गेप। अगर बात करो आप तो इसके अंदर प्रमुख पहाड़ियां हैं। ये पहाड़ियों का मैं क्रम लिखाऊंगा, क्रम याद कर लेना। पहली है गारो, या इन्हें गोरा भी कहें, गोरा, जयंतिया, गोरा पहाड़ी, जयंतिया पहाड़ी, सॉरी गोरा खासी, गोरा खासी, जयंतिया, जयंतिया, जयंतिया के बाद याद कर लियो मीकरी, जयंतिया के बाद याद कर लेना मीकर, फिर याद कर लेना रेगमा। गोरा खासी जयंतिया मीकिर रेगमा, गोरा खासी जयंतिया मीकिर रेगमा, ये क्रम है। अब देखो कहते हैं बादल जब यहां से आते हैं, वो मैंने आपको वर्षा ऋतु में करवाऊंगा क्या होता है, तब कहते हैं बादल इन पहाड़ियों में घूम घूम कर, ये जो पहाड़ियां हैं यहीं टकरा टकरा कर यहीं बरस जाते हैं। और यहाँ एक स्थान पड़ता है जिस स्थान का नाम है क्या दोस्तों? मासिनराम मेघालय। पहला चेरापूंजी हो, मासिनराम मेघालय, ये मेघालय के अंदर है। यहाँ विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। पहले कहाँ होती थी? कितना होती? अभी भी नाम लिया था, कहाँ होती? चेरापूंजी, राजस्थान की चेरापूंजी झालावाड़, और भारत की पहले सर्वाधिक ज्यादा विश्व में वर्षा होती चेरापूंजी मेघालय में, लेकिन अब कहाँ हो रही है वर्तमान में? मासिनराम मेघालय। इसमें एक चीज याद कर लेना, इसका जो दक्षिण का भाग है उसको कहते हैं वार कंट्री, वार कंट्री। तो बताओ टावरो के समझ को नहीं है, बिल्कुल आसान। अरावली पढ़ ली, मालवा मध्य प्रदेश, विंध्याचल पर्वत पढ़ लियो, दक्कन का पठार महाराष्ट्र, एक याद करना है सतपुड़ा, अभी बताइए हनीमून पॉइंट वगैरह, धूपगढ़ी वगैरह सारा कुछ है। छोटा नागपुर पढ़ाई दिया, मेघालय का पठार। बताओ क्या दिक्कत है या नहीं? आसान, बिल्कुल आसान है। थोड़ा सा अपने सोच बना लेते हैं, कोई चीज हार्ड नहीं होती, जैसे सोच बना ली वो वैसे ही जाती है। ठीक है, राम राम, मिला नेक्स्ट वीडियो में।